हेलो व्यूअर, नमस्कार। हमारे अतीत पार्ट 3 कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका शीर्षक है महिलाएं, जाति एवं सुधार को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं, बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों की शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपने इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं को प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाके में लोग जातियों में बंटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों, शहरों को साफ सुथरी रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उड़ते कदम। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर
पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थीं। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थीं। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार रहें। राजा राम मोहन रॉय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादातर स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरत अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करता हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विधवा विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे समाज सुधारकों को लगता था कि लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है।
कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थान से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थान से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिला को उसके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाते लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाला के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस तरह की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोगों में काफ़ी रोष था। वे आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदूवादी राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इस बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के
लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई, यानी लड़के की शादी 21 पर और लड़की की 18 कर दी गई। यह 8 साल की दुल्हन, ये फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें दुल्हन 8 साल की है ना। तो यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत का एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती हैं। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिसे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपने रास्ते ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहर से निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। अध्याय 6 में आप शहरों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहर में नालियां बनाई जाने थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस और त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका भी देता था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे।
समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनाम आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मत्तम और ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीके को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया। गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन में यहाँ स्वर्ण युग था। आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अति शूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जातिवादी व्यवस्था अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति, महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.B. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त तक नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी
करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातियां सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनके तर्क थे कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावों को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति की असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर दिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पाना होगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचन की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया गया। इन संगठन का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय उच्च नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे ये साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी ये जारी हैं। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचना व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। डेरेजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो हिंदी कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तन विचार से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने
परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधाराओं से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के लिए बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म के व्याख्यान करना ही नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान भी किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए महान शक्ति के स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू और बौद्ध ईसाई धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज। मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। सिंह सभा आंदोलन, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।